कहानी शुरू होती है एक ठंडी बर्फीली रात से। बाहर लगातार बर्फ गिर रही होती है। एक छोटी सी लड़की खिड़की के पास खड़ी होकर बर्फ को बड़े ध्यान से देख रही होती है। तभी वह अपनी दादी से पूछती है, आखिर बर्फ क्यों गिरती है? दादी हल्की सी मुस्कुराती है और कहती है, बहुत साल पहले शहर से दूर एक ऊंची पहाड़ी पर एक रहस्यमयी महल हुआ करता था। उस महल में एक महान आविष्कारक अकेले रहते थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक ऐसा इंसान बनाने में लगा दी जो बिल्कुल असली इंसान जैसा हो। लंबे समय की मेहनत के बाद उन्होंने एक लड़का बनाया जिसका नाम रखा एडवर्ड। अपने निर्माता की मौत के बाद एडवर्ड उस सुनसान महल में बिल्कुल अकेला रह गया। अब कहानी की शुरुआत होती है पेग बोक्स से, जो एक कॉस्मेटिक कंपनी की सेल्सवुमन होती है। वह रोज की तरह अपने बैग में ब्यूटी प्रोडक्ट्स लेकर घर घर जाकर उन्हें बेचने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन उस दिन उसकी किस्मत बिल्कुल भी साथ नहीं देती। वह जिस भी घर का दरवाजा खटखटाती है, हर जगह से उसे मना कर दिया जाता है। पूरा मोहल्ला घूमने के बाद उसके बैग में लगभग सारा सामान बचा रह जाता है। तभी उसकी नजर दूर पहाड़ी की चोटी पर बने एक पुराने और डरावने महल पर पड़ती है। वह सोचती है, चलो एक आखिरी कोशिश यहीं कर लेती हूँ। पेग अपनी कार लेकर उस सुनसान महल तक पहुँच जाती है। महल बाहर से जितना डरावना दिखता है, अंदर से उससे भी ज्यादा रहस्यमयी होता है। चारों तरफ धूल जमी होती है, मकड़ी के जाले लगे होते हैं और ऐसा लगता है जैसे वहाँ कई सालों से कोई नहीं आया। वह धीरे धीरे महल के अंदर जाती है और आवाज लगाती है, क्या यहाँ कोई है? लेकिन कोई जवाब नहीं आता। जैसे ही वह वापस मुड़ने लगती है, तभी ऊपर से किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। पेग डरते डरते सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाती है। तभी अंधेरे में उसे एक लड़का दिखाई देता है। उसके चेहरे पर मासूमियत होती है, लेकिन उसके हाथों की जगह तेज धार वाली बड़ी बड़ी कैंचियां लगी होती हैं। उसे देखकर पेग एक पल के लिए घबरा जाती है, लेकिन जब वह एडवर्ड की डरी हुई आंखें देखती है तो उसे समझ आ जाता है कि यह लड़का किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता, बल्कि खुद दुनिया से डरा हुआ है। पेग धीरे धीरे एडवर्ड से बात करने लगती है। पहले तो एडवर्ड बहुत घबराया हुआ होता है। उसने सालों से किसी इंसान से बात नहीं की थी, इसलिए उसे समझ ही नहीं आता कि क्या करे। पेग उससे पूछती है, तुम यहाँ अकेले रहते हो? एडवर्ड मासूमियत से सिर हिलाकर हाँ कह देता है। इसके बाद पेग की नजर पूरे महल पर पड़ती है। वहाँ हर जगह अधूरे आविष्कार, मशीनें और पुराने सामान रखे होते हैं। तभी उसे एक फोटो दिखाई देती है जिसमें एडवर्ड अपने आविष्कारक के साथ खड़ा होता है। पेग समझ जाती है कि जिसने एडवर्ड को बनाया था अब वह इस दुनिया में नहीं है और तभी से एडवर्ड इस सुनसान महल में बिल्कुल अकेला रह रहा है। एडवर्ड पेग को अपने कमरे में ले जाता है। वहाँ वह अपनी पुरानी यादें दिखाता है। उसे देखकर पेग को उस पर बहुत दया आती है। वह सोचती है कि अगर यह लड़का यहीं अकेला रहा तो पूरी जिंदगी ऐसे ही कट जाएगी। पेग एडवर्ड से कहती है, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो, मेरे घर में मेरे परिवार के साथ रहना। पहले तो एडवर्ड थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं होता, इसलिए वह पेग के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद पेग बहुत संभाल कर एडवर्ड को अपनी कार में बैठाती है और उसे अपने घर लेकर आती है। जैसे ही पड़ोस के लोग देखते हैं कि पेग अपने साथ एक अजीब लड़के को लाई है, पूरे मोहल्ले में यह खबर आग की तरह फैल जाती है। हर कोई बस उसी को देखने के लिए उसके घर के बाहर इकट्ठा होने लगता है। जैसे ही एडवर्ड पेग के घर पहुंचता है, पेग उसका परिचय अपने परिवार से कराती है। उसका पति पहले तो थोड़ा हैरान हो जाता है, लेकिन पेग की बात मानकर एडवर्ड का स्वागत करता है। घर में उनका छोटा बेटा एडवर्ड को देखकर बहुत उत्साहित हो जाता है, क्योंकि उसने पहले कभी ऐसा इंसान नहीं देखा था। लेकिन पेग की बेटी किम उस समय घर पर नहीं होती। वह अपनी दोस्तों के साथ घूमने गई होती है। धीरे धीरे पूरे मोहल्ले के लोगों को एडवर्ड के बारे में पता चल जाता है। सभी औरतें उसे देखने के लिए पेग के घर पहुँच जाती है। शुरुआत में वे उसके हाथों की जगह लगी बड़ी बड़ी कैंचियां देखकर डर जाती हैं। लेकिन जब एडवर्ड की मासूमियत और शर्मीला स्वभाव देखती है तो उनका डर खत्म होने लगता है। कुछ देर बाद एक औरत मजाक मजाक में एडवर्ड से अपने बगीचे की झाड़ी काटने के लिए कहती है। एडवर्ड अपनी कैंचियों से कुछ ही सेकंड में साधारण झाड़ी को एक खूबसूरत डायनासोर की आकृति में बदल देता है। यह देखकर सब लोग दंग रह जाते हैं। फिर दूसरी औरत भी उससे अपनी झाड़ियाँ काटने के लिए कहती है। एडवर्ड हर बार पहले से भी ज्यादा सुंदर आकृतियाँ बनाता है। देखते ही देखते पूरे मोहल्ले में
उसकी कला की चर्चा होने लगती है। अब जो लोग पहले उससे डर रहे थे वही लोग उसे अपने घर बुलाने लगते हैं। हर कोई चाहता है कि एडवर्ड उसके बगीचे को भी खूबसूरत बना दे। पहली बार एडवर्ड को महसूस होता है कि शायद अब उसे भी इस दुनिया में अपनी एक जगह मिल गई है, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह खुशी ज्यादा दिनों तक रहने वाली नहीं है, क्योंकि बहुत जल्द उसकी मुलाकात किम से होने वाली थी और वहीं से उसकी जिंदगी एक नया मोड़ लेने वाली थी। कुछ दिनों बाद किम अपने बॉयफ्रेंड जिम के साथ घर वापस आती है। जैसे ही वह अपने कमरे में जाती है, वहाँ उसे एडवर्ड दिखाई देता है। अपने कमरे में किसी अजनबी को देखकर किम जोर से चीख पड़ती है। उसकी आवाज सुनकर घर के सभी लोग दौड़कर ऊपर आ जाते हैं। एक किम को समझाती है कि एडवर्ड कोई खतरनाक इंसान नहीं है, वह कई सालों तक अकेले महल में रहता था, इसलिए उसे अपने घर ले आई है। किम पूरी बात सुन तो लेती है, लेकिन फिर भी एडवर्ड से दूरी बनाए रखती है। उधर एडवर्ड पहली ही नजर में किम को पसंद करने लगता है। वह उससे कुछ कहना चाहता है, लेकिन शर्म की वजह से कुछ बोल नहीं पाता। समय बीतने लगता है। एडवर्ड पूरे मोहल्ले में मशहूर हो जाता है। अब लोग उससे सिर्फ पेड़ों की कटाई ही नहीं, बल्कि अपने पालतू कुत्तों की फर काटकर उन्हें अलग अलग डिजाइन देने का काम भी करवाने लगते हैं। एडवर्ड अपनी कला से सबको हैरान कर देता है और उसकी तारीफ हर जगह होने लगती है। एक दिन टीवी पर एडवर्ड की कला दिखाई जाती है। उसे देखकर शहर की एक ब्यूटी पार्लर मालकिन सोचती है कि अगर एडवर्ड पेड़ों और कुत्तों के बाल इतनी खूबसूरती से काट सकता है, तो वह इंसानों के बाल भी शानदार तरीके से काट सकता है। वह एडवर्ड को अपने पार्लर बुलाती है। शुरुआत में एडवर्ड घबराता है, लेकिन जब वह पहली महिला के बाल काटता है तो उसका नया हेयर स्टाइल देखकर सब लोग तालियां बजाने लगते हैं। देखते ही देखते एडवर्ड पूरे शहर का सबसे चर्चित हेयर स्टाइलिस्ट बन जाता है। अब हर कोई उसकी तारीफ कर रहा होता है, लेकिन दूसरी तरफ जिम को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आता। उसे लगने लगता है कि किम का ध्यान धीरे धीरे उसकी जगह एडवर्ड की तरफ जाने लगा है। यहीं से जिम के मन में एडवर्ड के लिए जलन और नफरत पैदा होने लगती है। जिम के मन में एडवर्ड के लिए नफरत बढ़ती जाती है। एक दिन उसे पता चलता है कि उसके पिता के ऑफिस में एक बहुत महंगा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगा है, जिसकी वजह से वह अंदर घुसकर चोरी नहीं कर सकता। तभी उसके दिमाग में एक चाल आती है। वह किम को मनाकर एडवर्ड को अपने साथ ले आता है। जिम एडवर्ड से झूठ बोलता है कि यह उनका ही घर है और अंदर कुछ अपना सामान फंस गया है, जिसे निकालने के लिए उसकी मदद चाहिए। मासूम एडवर्ड बिना कुछ सोचे उनकी बात पर भरोसा कर लेता है। रात होते ही तीनों उस बड़े घर में पहुंच जाते हैं। जिम और उसके दोस्त बाहर नजर रखते हैं, जबकि एडवर्ड अपनी कैंची जैसे हाथों से कुछ ही सेकंड में दरवाजे का सिक्योरिटी लॉक काट देता है। सभी लोग अंदर घुस जाते हैं और तिजोरी से पैसे और कीमती सामान निकालने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक अलार्म बज उठता है। जिम और उसके दोस्त घबराकर सारा सामान लेकर भाग जाते हैं। किम भी मजबूरी में उनके पीछे चली जाती है, लेकिन एडवर्ड पीछे ही रह जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर हुआ क्या है। कुछ ही पलों में पुलिस वहाँ पहुँच जाती है और एडवर्ड को रंगे हाथों पकड़ लेती है। पुलिस उसे थाने ले जाती है। पूछताछ के दौरान भी एडवर्ड किसी का नाम नहीं बताता, क्योंकि वह किम को मुसीबत में नहीं डालना चाहता। पेग और उसका परिवार थाने पहुंचता है। उन्हें यकीन ही नहीं होता कि इतना मासूम लड़का चोरी कर सकता है। बाद में यह सोचकर कि एडवर्ड को सही गलत की पूरी समझ नहीं है, पुलिस उसे चेतावनी देकर छोड़ देती है। लेकिन इस घटना के बाद पूरे मोहल्ले के लोगों का नजरिया बदलने लगता है। जो लोग कल तक एडवर्ड की तारीफ करते नहीं थकते थे, वही अब उसकी पीठ पीछे बातें करने लगते हैं। उन्हें लगने लगता है कि शायद उन्होंने जिस इंसान पर भरोसा किया वह उतना मासूम नहीं है। चोरी वाली घटना के बाद एडवर्ड पहले जैसा खुश नहीं रहता। उसे महसूस होने लगता है कि अब लोग उससे दूर भाग रहे हैं। जो पड़ोसी पहले उसे अपने घर बुलाते थे, अब उसे देखकर दरवाजे बंद करने लगते हैं। इसी बीच किम को अपनी गलती का एहसास होने लगता है। उसे समझ आता है कि जिम ने अपने स्वार्थ के लिए एक मासूम इंसान का इस्तेमाल किया, लेकिन एडवर्ड फिर भी किम से कोई शिकायत नहीं करता। कुछ दिनों बाद पूरे मोहल्ले में क्रिसमस की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। एडवर्ड अपने पुराने महल से बर्फ का एक बड़ा टुकड़ा लाता है और अपनी कैंची जैसे हाथों से उसे तराशकर एक खूबसूरत बर्फ की मूर्ति बनाना शुरू कर देता है। जैसे जैसे उसकी कैंचियां बर्फ को काटती हैं, बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े हवा में उड़ने लगते हैं। दूर खड़ी किम उस नजारे को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाती है और उन गिरते हुए बर्फ के टुकड़ों के बीच धीरे धीरे नाचने लगती है। उसी समय जिम वहाँ पहुँच जाता है। जब वह किम को एडवर्ड के साथ खुश देखता है तो गुस्से से आग बबूला हो जाता है। वह एडवर्ड को धक्का देता है और दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। बहस इतनी बढ़ जाती है कि जिम एडवर्ड पर हमला कर देता है। अपनी जान बचाने की कोशिश में एडवर्ड की कैंची से
जिम के हाथ पर चोट लग जाती है। तभी बाहर मौजूद लोग सिर्फ यही देखते हैं कि एडवर्ड के हाथ से खून निकला है। उन्हें पूरी सच्चाई पता नहीं होती। अब पूरे मोहल्ले के लोगों को यकीन हो जाता है कि एडवर्ड खतरनाक है। गुस्से में भीड़ उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़ती है। अपनी जान बचाने के लिए एडवर्ड भागते भागते उसी पुराने महल में पहुंच जाता है जहां से उसकी यह कहानी शुरू हुई थी। किम को पता होता है कि एडवर्ड किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, इसलिए वह तुरंत उसके पीछे पीछे पुराने महल तक पहुंच जाती है। लेकिन दूसरी तरफ गुस्से से भरी भीड़ और पुलिस भी उसी महल की ओर बढ़ रही होती है। उधर जिम भी गुस्से में महल के अंदर पहुंच जाता है। वह एडवर्ड को देखकर उसे मारने की कोशिश करता है। एडवर्ड बार बार लड़ाई से बचने की कोशिश करता है, लेकिन जिम लगातार उस पर हमला करता रहता है। आखिरकार अपनी जान बचाने के लिए एडवर्ड को मजबूर होकर जवाब देना पड़ता है। धक्का मुक्की के दौरान उसकी कैंची सीधे जिम पर लग जाती है और जिम खिड़की से नीचे गिर जाता है। गिरते ही उसकी मौत हो जाती है। कुछ ही देर बाद किम वहाँ पहुँचती है। वह सब कुछ अपनी आँखों से देख लेती है। एडवर्ड को लगता है कि अब उसके लिए इस दुनिया में कोई जगह नहीं बची। वह दुखी होकर किम को आखिरी बार देखता है। किम भावुक होकर एडवर्ड के पास जाती है। दोनों एक दूसरे को आखिरी बार गले लगाते हैं और किम उसे चूमती है। वह जानती थी कि अगर लोग एडवर्ड को जिंदा देख लेंगे तो उसे कभी चैन से जीने नहीं देंगे। इसीलिए जब बाहर भीड़ और पुलिस महल के अंदर पहुंचती है तो किम उनसे झूठ बोल देती है कि एडवर्ड और जिम दोनों लड़ते लड़ते मर चुके हैं। सब लोग यही मान लेते हैं और धीरे धीरे वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन सच्चाई कुछ और होती है। एडवर्ड जिंदा होता है और हमेशा के लिए उसी पुराने महल में अकेला रहने का फैसला कर लेता है। किम भी फिर कभी उससे मिलने नहीं जाती, क्योंकि उसे पता था कि अगर किसी को एडवर्ड के जिंदा होने का पता चला तो लोग उसे फिर से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। कहानी वापस वर्तमान में आ जाती है। दादी अपनी पोती से कहती है कि आज भी एडवर्ड उसी महल में रहता है। जब भी वह बर्फ की मूर्तियाँ बनाता है, उसकी कैंचियों से उड़ते बर्फ के टुकड़े पूरे शहर में फैल जाते हैं। यही वजह है कि हर साल यहाँ बर्फ गिरती है। इतना कहकर दादी खिड़की के बाहर गिरती हुई बर्फ को देखती है और फिल्म यहीं एक बेहद भावुक अंत के साथ खत्म हो जाती है।